मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नियो न्यूज़ के इस एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, मथुरा का ये चैनल, मथुरा का ही सारा संवाद, मथुरा की ही बातें और मथुरा के ही मुद्दे। इस मंच को हमने सिर्फ इसीलिए सजाया है कि यहाँ हम आपसे जुड़ी बातें कर सकें। हमारे समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित जो विषय हो सकते हैं, उन विषयों को यहाँ पुरजोर तरीके से मुखरता से उठाया जाए और उनका समाधान किस पर हो सकता है या उन विषयों से कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जवाबदेही तय करने का प्रयास किया जाए। बातों को सिर्फ करके ना छोड़ा जाए, यहाँ की निकली बात आगे तक जाए और कुछ असर दे जाए। इस कोशिश में है नियो नेटवर्क परिवार और नियो न्यूज़ के 14 वर्ष पूर्ण होकर के 15वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर नियो न्यूज़ ने अपने तरफ से तैयार किया ये शीर्षक मैं मथुरा हूं और इस शीर्षक के अंतर्गत हमने व्यापक रूप से अलग अलग अतिथियों को आमंत्रित किया है, जिन्हें हम अपने पैनल के तौर पर बुला रहे हैं और उनसे हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इसको हमने एक्सक्लूसिव टॉक शो कर दिया है। ये स्थानीय स्तर पर एक बड़ा प्रयास जिसमें आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिला। एक बार फिर से एक नए कैप्सूल, एक नए एपिसोड के साथ हम तैयार हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं मंच पर हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर, और अब जो अतिथि हमारे मध्य आ चुके हैं, जिन्हें मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं इस वार्ता के क्रम में, आज इस नए कैप्सूल में। तो मैं इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री, वरिष्ठ व्यापारी नेता, पूर्व विधायक, हमारे मथुरा शहर के एक बेहद जाने पहचाने व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रविकांत गर्ग साहब को मैं करतल ध्वनि से आपसे अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें और रविकांत जी मंच पर अपना स्थान लें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व में मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े वरिष्ठ व्यापारी नेता, मुखरता से अपनी आवाज़ उठाने वाले मुरारी अग्रवाल घी वालों को कि वो भी मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध की करतल ध्वनि से इन दोनों हमारे अतिथियों का इस मंच पर स्वागत आपकी करतल ध्वनि से। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन रविकांत जी और मुरारी जी। इस वार्ता के क्रम को अब आगे बढ़ाएंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी। जी बैंकर जी। धन्यवाद अनूप जी। हमारे मध्य जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविकांत गर्ग जी मौजूद हैं, साथ ही साथ मौजूद हैं हमारे मध्य व्यापारी नेता मुरारी अग्रवाल। मुरारी जी, पहले मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहूँगा क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। हालांकि आपने तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जो वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति है उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार को कानून व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लग रहा है और इस बिगड़ती कानून व्यवस्था का सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है, जो असर पड़ रहा है, वो व्यापारी और दुकानदार समाज पर पड़ रहा है। अभी मथुरा में जो घटना हुई थी वो बहुत जघन्य वारदात थी। उसके बाद फिर एक दोबारा घटना व्यापारी समाज के साथ हुई, लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद मेरा ये विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई है, उस नई सरकार के कई अधिकारियों से जब हमारी बात हुई
मैं अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से भी मिला था, और लखनऊ जाके उत्तर प्रदेश के डीजीपी से भी हम व्यापारी लोग मिले थे, और जब मथुरा आए थे डीजीपी तब भी बात हुई थी। और इस समय जो श्रीकांत शर्मा जी यहाँ के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं, सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी इस संबंध में लेके विस्तृत वार्ता हुई थी। बिगड़ती कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यापारी है। अगर व्यापारी बाजार में बैठा हुआ प्रभावित है तो आप ये समझ लीजिए बिगड़ती कानून व्यवस्था से पूरा समाज प्रभावित है। और हम ये आशा करते हैं कि जो बिगड़ी कानून व्यवस्था है, ये चूँकि नई सरकार आई है, हम इसको समय देना चाहेंगे। किसी भी नए सरकार को समय देने का हमारा भी ये मन है, और हम ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था हो। मुरारी जी, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो है जुड़े रहना चाहती हैं और कहीं ना कहीं उसका समर्थन कर रही हैं, जबकि व्यापारी वर्ग को यदि देखा जाए तो इस वक्त वो कानून व्यवस्था को लेके सरकार से नाराज है। दीपक जी, मैंने आपसे कहा, प्रारंभ में ही मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उसके कई कारण हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई है, और नई सरकार को आने में इस सारी व्यवस्थाओं को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। और मेरा ये मानना है हमको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, और हम इन सब घटनाओं के बावजूद, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद, हम ये चाहेंगे कि कुछ समय हम सरकार को दें। उसके बाद अगर सरकार रिजल्ट नहीं दे पाती है और ये ऐसा महसूस होता है कि गुंडे बदमाश बेलगाम हो गए हैं, तब व्यापारी समाज सड़क पे भी उतरेगा। तब व्यापारी समाज इस सरकार के विरुद्ध, व्यापारी के लिए सरकार किसी भी दल की हो, जब सरकार का मुखिया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है तो वो किसी दल का नहीं होता है, वो पूरी जनता का मुख्यमंत्री होता है, सरकार किसकी भी हो। हम ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। चूँकि ये सरकार नई आई है, हम पॉजिटिव नेचर में काम करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस सरकार को समय दिया जाए। अगर उस समय में ये कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई तो आप ये तय मानिए कि व्यापारी समाज सड़क पर उतरकर संघर्ष के लिए भी तैयार है। लेकिन हम समय बात आपने बताई। गर्ग साहब, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, जैसा कि अभी मुरारी लाल जी ने बड़ा अच्छा कहीं ना कहीं आपको जो बैकअप दिया है, बड़े आश्वस्त हैं वो सत्ता पक्ष से, और वो कह रहे हैं कि हाँ अभी मौका देना चाहिए, जबकि वास्तविक स्थिति यदि देखा जाए, ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो कानून व्यवस्था 3 महीने बाद भी संभली नहीं। आगे ऐसी उम्मीद भी नहीं लग रही कि जल्दी कानून व्यवस्था आप लोगों पर संभल जाएगी, आपकी सरकार पर संभल जाएगी। नहीं, हमको दीपक जी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी। कानून व्यवस्था की स्थिति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कानून व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, परंतु स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कानून व्यवस्था की वर्तमान जो स्थिति है उससे मैं स्वयं भी संतुष्ट नहीं हूँ। जब प्रदेश का मुखिया इस बात को कह रहा है तो फिर हमको विश्वास ना करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। हम आश्वस्त हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति में जिस प्रकार से सने सने परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होगा। कुछ घटनाएं घटी है, परंतु उनके अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं। हम कानून व्यवस्था और सफाई की स्थिति ऐसी है जो दैनंदिनी की है, इसको 1 मिनट भी हम ढीला छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम दुखद होंगे। तो इसलिए उसको हम किसी तराजू पर नहीं तोल सकते, परंतु ये जनता की अपेक्षा है, व्यापारी की अपेक्षा है और आवश्यक भी है कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए एक हमें अच्छा ऐसा मुख्यमंत्री भी मिला है और सरकार भी मिली है जो कह रही है कि हम 0 टॉलरेंस पर काम करेंगे। जब तक कानून व्यवस्था के अपराधियों को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। तो उस स्थिति से संतोष भी होता है और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी, ऐसा विश्वास है। गर्ग साहब, आपने जहाँ तक उत्तर दिया, कहा यह जाता है कि जब सरकार सत्ता में होती है तो उसकी इतनी पावर होती है, उसकी पुलिस और उसके मुखबिरों की इतनी ताकत होती है कि किस घर की रसोई में क्या खाना बन रहा है, क्या सब्जी बन रही है, वो तक रिपोर्ट उन तक पहुंच जाती है।
और यहाँ अपराधी खुलेआम जो घटनाएं के चला जाता है और उसको पकड़ा नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि एक समय पर आप जो सड़क पर जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करके विभिन्न सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर सड़क पे आ जाया करते थे, और आज आप अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं और 3 महीने बाद भी यही कह रहे हैं कि अभी सरकार लग रही है और जीरो टॉलरेंस जो अपराध पर जो सरकार कार्य करेगी और जल्दी होगा। अभी मुख्यमंत्री जी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। और मैंने जो जीरो टॉलरेंस की बात की वो मुख्यमंत्री जी के शब्दों को कहा, और वो जो काम प्रत्यक्ष में सभी को दिखाई दे रहा है। आपने अभी कहा कि अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अपराध हो रहे हैं तो अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, परंतु अपराध ही ना हो इसके लिए चिंता है सरकार की, और उसमें निश्चित रूप से सरकार सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुरारी लाल जी, कितने सहमत हैं आप इनसे? दीपक जी, सबसे बड़ा जो सवाल है, घटना का जो खुलासा होता है उस घटना के खुलासे में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति रहती है। ये जो लूट हुई है, ये लूट करोड़ों रुपए की लूट थी, लेकिन इसमें जो बरामद माल हुआ है वो कम बरामद माल हुआ है। इन सब पहलुओं को जब हम देखते हैं तो हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई घालमेल है, और हमारा ये प्रयास है कि इस घालमेल को हम उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन तक पहुंचाएं। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं दोबारा भी इस बात को कहना चाहता हूं, हम इस सरकार को कम से कम 6 महीने का समय देना चाहते हैं, लेकिन ये समय इसलिए नहीं देना चाहते कि अपराधियों को खुली छूट मिल जाए। हम ये समय इसलिए देना चाहते हैं कि नई सरकार के मुखिया ने कहा है कि मुझे स्थिति संभलने के लिए समय चाहिए। हम पॉजिटिव आपने बात कही कि आप उन्हें समय देना चाहती हैं, मतलब ये है सीधे तौर पर ये माना जाए इस बात का समय देंगे कि व्यापारी मरते हैं, 4 करोड़ की लूट होती है, उसमें 1 करोड़ की रकम भी बरामद नहीं होती, और आप समय दे रहे हैं, अपने व्यापारियों को भी आश्वासन दे रहे हैं कि अभी आप इंतजार करिए, 3 महीने बाद देखेंगे कि सरकार क्या कुछ कर रही है। यानी व्यापारी लुटता रहेगा, उसका माल बरामद नहीं होगा। आप ही का प्रश्न, आप ही से उत्तर। आप ही ने अभी ये कहा कि व्यापारी का माल बरामद नहीं हो रहा है, हाँ, और आप व्यापारी के खिलाफ जा रहे हैं सीधे तौर पर। मैं व्यापारी के खिलाफ, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का जो इकबाल होना चाहिए, वर्तमान में वो सरकार का इकबाल नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया ने ये कहा है कि ऐसा सरकार का इकबाल, उत्तर प्रदेश में कानून का राज, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये महसूस हो कि वो, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जिस समय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग में ये बात कही थी कि रात को 12 बजे किसी शादी में से कोई महिला गहनों से लदी हुई अपने घर तक सुरक्षित पहुंच जाए, तब मैं ये मानूंगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यही बात हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार तक अपनी पहुंचा चुके हैं। ये राम राज्य आने की उम्मीद है आपको? ऐसा राम राज्य आएगा? देखिए, ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। और आप ये तय मानिए, सबसे ज़्यादा अगर खराब कानून व्यवस्था से कोई पीड़ित है, उत्पीड़ित है, जिसका हरिसमेंट हो रहा है, तो व्यापारी समाज का हो रहा है। लेकिन अब ये व्यापारी समाज कुछ समय बाद इस चीज़ को सहन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जब ये सरकार ने कहा कि हम बहुत बड़े बम्पर बहुमत से आए हैं, कब तक आप सहन करेंगे? हम ये चाहते हैं, हम सहन अभी भी नहीं करने को तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चूंकि सरकार ये कह रही है कि हम इसके लिए समय चाहते हैं, इसलिए हमने उस सरकार को कहा कि ठीक है आप समय लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापारी लुटता रहेगा, व्यापारी पिटता रहेगा, व्यापारी की हत्या होती रहेगी, व्यापारी के माल का खुलासा नहीं होगा, 4 करोड़ की लूट के बाद 1 करोड़ का माल भी बरामद नहीं होगा। मेरा मतलब ये नहीं है, हमारा मतलब ये है कि ये सारी व्यवस्थाएं अभी से संभालें। आज के दिन से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सीधे तौर पर मुरारी जी ये माना जाए कि आपका व्यापार मंडल और आप फिलहाल जो शांत बैठे हुए हैं, व्यापारी लुट गए, एक दिन भी आप सड़क पर नहीं आए, न कोई आपने किसी अधिकारी से मुलाकात की, केवल लखनऊ जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली और वहां पर अधिकारियों से बात कर ली, ऊर्जा मंत्री से बात कर ली, और आप आश्वासन लेके वापस आ गए। दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पहले दिन से, जिस दिन से ये घटना हुई थी, सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचने वालों में मैं था और हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे, हमारे कार्यकर्ता थे। उसके बाद जो लगातार धरना चला उसमें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की सहभागिता रही,
और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि लखनऊ जाने से पहले हमने उत्तर प्रदेश के जब डीजीपी मथुरा आए थे उनसे विस्तृत वार्ता की थी, ऊर्जा मंत्री से विस्तृत वार्ता की थी। एक डेलीगेशन हमारा एडीजी जो यहाँ पर बैठते हैं, जो नए नियुक्त हुए हैं अजय आनंद जी, उनसे मिलने के लिए उसी पीरियड में जिस समय ये हत्यारे नहीं पकड़े गए थे, ये अपराधी नहीं पकड़े गए थे, वो गए थे। हमारा विश्वास ये है कि सड़क पर उतरने के साथ हमारा व्यापार मंडल सड़क पर उतरा, सड़क पर उतरने के साथ हम इस तरह का भी रुख अख्तियार करें कि अपराधियों तक कानून का शिकंजा भी कसा जाए। चलिए मुरारी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया। मैं गर्ग साहब आपसे भी बात करूंगा। आज जो है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री मथुरा आए थे और उन्होंने कोल्हू का नगला में जाके एसटीपी का निरीक्षण किया। उन्होंने वहाँ उसको बंद पाया। नगर पालिका तो आपकी थी, आपकी नगर पालिका ने क्या किया इस दौरान? तो जब से बंद ही पड़ा था एसटीपी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैंने पहले ही कहा कि सफाई और कानून व्यवस्था दैनंदिनी की चीज़ है। एसटीएफ आज बंद मिला, कल क्या था इसकी बात कौन कह सकता है? नहीं, लंबे समय से बंद था, वो तो चला ही नहीं था, जैसा कि आज स्पष्ट हुआ है। तो आपकी नगर पालिका थी, आप ही की नगर पालिका अध्यक्ष थी, तो इसका मतलब लोगों को गुमराह किया जाता रहा कहीं ना कहीं। अब नगर पालिका मथुरा, क्योंकि मैं मथुरा हूं, मथुरा का ही मुद्दा मैं उठाऊंगा आपके सामने। मथुरा के विकास को लेकर ही बात करूंगा। लंबे समय से आप मथुरा से ही जुड़े रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं, विरोध में भी रहे हैं। तो ये प्रश्न दरअसल इस बात का जवाब दीपक जी रविकांत जी नहीं देंगे। तो कौन जवाब देगा? बेचारे इनकी कुछ मजबूरियां हैं, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। इनकी मजबूरियों को मैं जानता हूं। तो वो मजबूरियां बताएं ना, आप कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप अपनी जवान को नहीं खोलेंगे? अब आपने इतना कह दिया तो इस बात का बड़ी बात कह दी मुरारी जी ने आपके सामने कि इनकी कुछ मजबूरियां, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, या ये माना जाए कि विधानसभा चुनावों के दौरान आपको बाहर भेज दिया गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को आप बरगला न दें? मैं जब स्टार प्रचारक हूँ पार्टी का, मेरे पास सारे विधानसभाओं की जिम्मेदारी है, तो मैं बाहर भी जाऊँगा, मथुरा में भी रहूँगा। मैं मथुरा में भी काफ़ी रहा, आधे से अधिक समय तो मैं मथुरा ही रहा। ये तो स्टार प्रचारक तो आपको बना दिया गया था ताकि आप प्रसन्न खुश हो जाएं, और ऐसा कई जगह पर हुआ था। निश्चित देखा जाए तो आपको बाहर ही भेजा गया था कि जिससे कि आपका प्रत्याशी कहीं आपको कोई बात कहनी है तो कहते रहिए, लेकिन आप भी तो कुछ कहिए ना इस बात पर। हकीकत में तो जितना कार्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने की कोशिश कर रही है और कर रही है, अगर इस सरकार को धैर्य से हम समय नहीं देंगे, इसके कार्यों को नहीं देखेंगे, तो फिर जो लोग शासन में रहे हैं उन लोगों ने तो केवल लूटने का काम किया है, इस प्रदेश को गड्ढे में ले जाने का काम किया है, गर्त में ले जाने का काम किया है। हम 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल तक लोगों को झेलते रहे, और हम साल 6 महीने भी देने को तैयार नहीं है, और पहले दिन से ही सरकार का आंकलन करने लग जाएं और हर स्तर पर उससे सरकार गर्ग साहब आपके आकलन की बात करने लग जाएं तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। यदि देखा जाए तो 3 साल से आपकी सरकार केंद्र में है। यमुना प्रदूषण को लेकर आपने क्या कुछ ऐसा किया जो जनता को ये लगे कि एक मथुरा के लिए उपलब्धि थी? आप ही यमुना के लिए लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और आज यमुना की स्थिति आज भी वही है जैसे पहले थी। हम केंद्र की बात कर लें, राज्य में अब आप आए तब भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं दिख रहा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका संकल्प है गंगा और यमुना के प्रदूषण। आप गंगा को ही देखेंगे कि यमुना की भी बात करेंगे? बात तो हम यमुना की करेंगे, हम ब्रजवासी हैं, मथुरा के हैं, हम यमुना को ही लेकर चलेंगे। यमुना आखिर हमारी कब शुद्ध होगी? दीपक जी आपने सवाल कर दिया तो जवाब भी तो सुनिए। जी मैं सुनना चाह रहा हूं, बताएं। कहाँ बीच में टोक रहे हैं आप? गंगा का जिक्र है, मैं मथुरा का जिक्र कर रहा हूं। मैंने कहा कि केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है तो उसका संकल्प है कि गंगा जी को और यमुना जी को प्रदूषण मुक्त कराना, और प्रदूषण मुक्त कराने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है और जो कुछ भी कर रहे हैं, जो एक बड़ा सपना देखा है, एक बड़ी कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना को जमीनी स्तर पर लाने के लिए, उस जमीनी स्तर पर पूरा करने के लिए एक समय की आवश्यकता है। और शायद आपने नहीं सुना, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं जल संसाधन मंत्री भी हैं और गंगा यमुना के प्रदूषण को देखने का काम भी वही कर रही हैं, सुश्री उमा भारती जी। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 18 तक अगर गंगा और यमुना पूर्ण रूप से और लगा रहा हूं मैं, पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं होंगी
तो उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया, मैं उससे नहीं तो कहना इसका मतलब नहीं ये चाहता। माना जाए 2019 में चुनाव आ जाएंगे, जब तक जो अक्टूबर 18 भी आपका आ जाएगा और हम इंतजार ही करते रहेंगे, तो और फिर ये चुनावी मुद्दा आपका बन जाएगा तो कि अगले केंद्र सरकार सत्ता में आने पे फिर इसका तो विकास देश की करेगी। जनता 70 साल से इंतजार कर रही है। लोगों ने बहुत सपने दिखाए, बहुत पैसा बर्बाद किया, परंतु सब कुछ लूट कर ले गए। ये सरकार कुछ करने की बात कर रही है तो हमको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हम चलिए, मुरारी चलिए, मुरारी दीपक जी, आपसे भी बात कर लेता हूं मैं। दीपक जी, मुरारी एक- जी, मैं आपसे प्रश्न करना दीपक चाहता भाई, हूं। एक आप तो इशारा- यमुना भक्त हैं काफी। एक क्या इशारा कहेंगे इस हमें मुद्दे मिल को रहा है लेकर? दीपक भाई, अभी एक ब्रेक लेने का। मुरारी जी से सवाल आपका कंटिन्यू रहेगा, कुछ सवाल मेरे पास भी है जो मैं मुरारी अग्रवाल साहब से और रविकांत भाई सबसे पूछना चाहूँगा। लेकिन आपकी एक बात यहाँ पर सनद हो रही है रविकांत जी, आपने कहा है कि वर्ष 2018 अक्टूबर तक संकल्प घोषित कर चुकी हैं साध्वी उमा भारती, सुश्री उमा भारती। वो राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह घोषित कर चुकी हैं, इस मंच पर आप घोषित कर रहे हैं। उनकी जवाबदेही के लिए बहुत से और लोग भी होंगे, हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन आपकी जवाबदेही एक बार फिर से तय करने की हम अगर अवसर मिलता है तो फिर कोशिश करेंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये वार्ता आगे रहेगी। एक सुखद संयोग है, मैं बहुत इस बात के लिए अंदर से बड़ा प्रफुल्लित हो रहा हूँ कि बहुत अरसे बाद इन दोनों को एक साथ मंच पर बैठने का अवसर हमने दे दिया और ये इन लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। इसके लिए इनके लिए आभार। और अभी एक ब्रेक के बाद फिर से ये चर्चा जारी रहेगी। कुछ सवाल मेरे पास भी है। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ का एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं। 14 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 15वें वर्ष में प्रवेश किया है और इस पूरे जो इन वर्षों की यात्रा और एक नए वर्ष की सतत प्रक्रिया में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो इस सबको जीवंत करने के लिए, इन सबको अपने साथ सजोने के लिए हमने ये मंच सजाया है मैं मथुरा हूं। और इस कार्यक्रम में, इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में इस समय इस मंच पर हमारे दो अतिथि, दो मेहमान, जिनसे हम अपने ही मुद्दों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ पर उनके अपने अपने क्या उत्तरदायित्व रहे और किस प्रकार से उन्होंने उन चीज़ों को वास्तव में अमली जामा पहनाया। मुरारी अग्रवाल जी हैं और इसके साथ साथ पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी हैं। मुरारी जी, दीपक जी इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल अभी मैं आपसे पूछने का मेरा मन हो गया था, बार बार आपने लगातार 2 या 3 सवाल इस बात पर दीपक भाई के चलते रहे आपसे, समय देने की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है, मैं यहाँ मिला हूँ, मैं वहाँ मिला हूँ। एक बहुत छोटा सा सवाल है, इसे मैं जानता हूँ आप बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति हैं, बहुत तेज़ी से समझ जाएंगे। अगर ये समय जो इस समय आपने दिया है, ये सरकार के गठन हो जाने के बाद का समय है, अगर चुनावी समय चल रहा होता, कुछ महीने बाद चुनाव होते, तो क्या इसी तरह का समय आप दे पाते? अगर ये चुनावी समय होता तो ये समय बिल्कुल नहीं दे पाते। ये शुरुआती का समय है, इसलिए ये समय दिया गया है। चुनावी समय होने का मतलब होता है उस सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा होता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं अपना जवाब आपके मुंह में नहीं डाल पाऊंगा, सिर्फ सवाल कर पाऊंगा, जवाब आप अपने मन मुताबिक ही देंगे। लेकिन पूर्व में जब कभी भी चुनावी बयार बहा करती थी, तब तो सबसे पहले मुझे अपने क्षेत्र में याद है अर्धनग्न प्रदर्शन की परंपरा आपने शुरू की थी। आप आधे नंगे हो करके प्रदर्शन करने निकल पड़ते थे। आपने बहुत बड़ा रथ बनवाया था। उस समय हमने पहली बार स्थानीय स्तर पर इस प्रकार की रथ यात्राएं व्यापारी नेताओं की देखी थी। तो हमने अक्सर करके देखा है जब कभी भी चुनाव होते हैं तो न सिर्फ व्यापारी राजनीति करने वाले प्रमुख चेहरे, बल्कि अन्य वर्गों की, चाहे जाट नेताओं की राजनीति हो, गुर्जर नेताओं की राजनीति हो, ऐसे चेहरे आकर के उस समय पर जब बड़े एक्टिव हो जाते हैं। क्यों वो उस समय अपनी भूमिका का अंदाजा कराना चाहते हैं? क्या ये एहसास होता है कि आइए हमें समझिए, इस समय आप आराम से समय देने के लिए बड़ी शालीनता से बात कर देते हैं? अनूप जी, सवाल ये है, मथुरा में जन संघर्ष की जो शुरुआत की थी वो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले हम लोगों ने की थी। हमने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किए थे, हमने रथ यात्राएं भी निकाली थी, हमने व्यापारी को पहचान मिले, व्यापारी को सुरक्षा मिले। लेकिन हमने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि ये चुनाव आ रहे हैं या चुनाव आने वाले हैं। हमारे मन में हमेशा ये आकांक्षा रही कि मथुरा की जनता का भला कैसे हो, किस प्रकार से कर पाए, क्या कर पाए, जैसे बताइए, आप बताइए। चलिए आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला मुद्दा मैं को गिनता हूं। सबसे पहला मुद्दा जो आप क्या कर पाए? सबसे पहला मुद्दा जो मैं आपको बताता हूं जी, मथुरा में जैनर्म के नाम पर विकास के लिए जो पैसा आया था जी, मैं वहीं से आपसे शुरुआत करता हूं। जी, क्या कर पाए ये बता दीजिए। व्यापारी आंदोलन की जो शुरुआत हमने की थी जी, हमने इस नाते ये शुरुआत की थी कि जो मथुरा का विकास हो रहा है, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। मैं आपको 3 बातों में उस चीज को, उसमें क्या हासिल क्या हुआ? हमने हासिल, संघर्ष किस सीमा तक गया और उसका क्या निकला? हमने हासिल उसमें ये किया जी,
जिसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये आया कि उत्तर प्रदेश के जो सीएजी थे और जो महानिरीक्षक थे पूरे देश भर के, उन्होंने जे-नरमी की योजना का परीक्षण किया और उसका रिजल्ट ये रहा, ये पाया गया कि मथुरा में जे-नरमी के नाम पे जो पैसा आया है उसका सदुपयोग नहीं हुआ। अगर हम ये जनसंघर्ष की आवाज को बुलंद नहीं करते तो इस मुरारी जी, आप देखिए, मैं अब आपकी पर्सनैलिटी की तरफ इसी तरह से आने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले आपका एक शब्द आया था जनसंघर्ष, बल्कि संघर्ष, उसे अगर जन हटा करके संघर्ष आ जाऊं, जहां कहीं भी आप जाते हैं वहां संघर्ष कर देते हैं। अक्सर करके ये लगा कि चीजों में, संगठनों में दो फाड़ करने की परंपरा भी मुरारी अग्रवाल घी वालों ने रखी। आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप समायोजित क्यों नहीं हो पाते, समन्वय क्यों नहीं स्थापित कर पाते? रविकांत जी साथ में बैठे हैं, इनके संग भी कभी संघ चला हुआ करते होंगे, लेकिन आपने पता चला अग्रवाल सभा 2 कर दी, आपने गिरिराज सेवा मंडल 2 कर दिए। वो कौन, उनके कई नाम है, अब तो नाम भी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां जाऊंगा वहां 2 कर दूंगा, आखिर क्या है ऐसा? अनूप जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आपने सवाल तो विघटन का किया है, आपने सवाल तो तोड़ने का किया है, लेकिन मैं आपको जोड़ने की बात बताता हूं। जब आप देखते हैं कि कोई एक संगठन है, एक संगठन के साथ उसके जुड़ने की एक सीमा होती है। उस संगठन के साथ अगर सपोजिंग 5000 लोग जुड़ रहे हैं तो वो 5000 लोग ही जुड़े रहेंगे। और यहाँ पे इस तरह के लोग भी होते हैं जो दूसरों के नेतृत्व को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जैसे हमने कभी नहीं, बताइए ना, जैसे कौन नहीं बढ़ने दे? आपको कब व्यवधान आए? और मेरे आगे व्यवधान नहीं, मैंने कभी अपने आप को आगे रख के कोई काम करने की कोशिश ही नहीं की। ये तो बड़ी विरोधाभासी बात कर रहे हैं मुरारी जी। ये तो बड़ी विरोधाभासी बात लग रही है। जिन संगठनों में है वहां के मुखिया आप हैं, भले ही आपके इर्द गिर्द 5 लोग बैठ करके बैठक कर लें, लेकिन उनमें सबसे शीर्ष जो सबसे चमकने वाला चेहरा होता है वो मुरारी अग्रवाल का होता है। गिरिराज जी की शिला को भले जब भी आपका संगठन पूजा करेगा तो सबसे ज्यादा आपकी हथेलियों का स्पर्श गिरिराज महाराज प्राप्त करते होंगे। आप तो सबसे आगे होते हैं साहब। आपने कब कहा कि आप तो सबसे आगे बढ़ने की वजह ही शायद ये महत्वाकांक्षा ही आपको हमेशा विघटन करवा देती है? अनूप जी, ये तो आपका नजरिया है। नजरिया नहीं, ये प्रत्यक्ष है साहब। मेरे नजरिए से कैसे चीजें चल जाएंगी? ये तो मैं अपनी तरह से परसेप्शन बना लूं तो उसे स्वीकृति कोई क्यों दे देगा जब तक कि हो नहीं। यहां पर बैठे हुए लोग बता सकते हैं कि आप इसी प्रकार के नजर आए हैं साहब। मैंने कुछ कहा नहीं है, मैंने ऐसी ना तो आपको सद्बुद्धि दी। अगर आप मेरी बात सुनना चाहेंगे तो प्लीज कंटिन्यू। जी बताइए। आपने शुरुआत की थी तोड़ने से, मैंने शुरुआत की है जोड़ने से। आप जोड़िए प्रभु। देखिए, जोड़ने का इससे अच्छा नमूना मैं चाहूंगा कि अगर मेरी बात से सहमत हो, तो यहां से तालियां आ जाए, अभी आ जाए बाद में। क्या इससे अच्छा नमूना होगा कि रविकांत जी और मुरारी अग्रवाल एक साथ बैठे हैं? इससे अच्छा कोई नमूना नहीं हो सकता साहब। जोड़ा तो हमने है आप लोगों को। आप टूट के तो आप चले गए थे। आप मेरी बात को सुनिए। आपने जब सवाल उठाया है तीखा, बार बार ये आरोप न लगाइए, मैं जोड़ने वाला ही हूं, तोड़ने वाला नहीं। आपने तीखा सवाल उठाया है तो आप उसका उत्तर सुनने के लिए भी तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूं। और उसमें मैं चाहूंगा कि उत्तर में व्यवधान उत्पन्न बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आपने कहा तोड़ने की बात। मैंने शुरुआत की थी कि अगर एक होता है, एक संगठन होता है तो उसमें किसी भी चीज की लिमिटेशन होती है जी। जब आप किसी चीज का परिवार बढ़ जाता है जी, तो उसमें लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों को जोड़ना पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा जी। आज से 25 साल पहले जैसे एक गिरिराज सेवा समिति थी जी, उसमें एक फाउंडेशन थी कि उसमें सदस्य रहेंगे केवल 50 जी। अब आप ये मान सकते हैं कि 50 से ज्यादा सदस्य उसमें हो नहीं सकते हैं जी, उसका संविधान अलाउ नहीं करता है। हाँ। उस समय गिरिराज महाराज की इच्छा थी कि वो 2000 किलो प्रसाद आरोपते थे जी। अब गिरिराज जी, मैं तो ये मानता हूं पूरी दुनिया संचालित ईश्वर से होती है, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, प्रकृति से होती है। तो जब उसके बाद गिरिराज सेवा समिति बनी और गिरिराज सेवा समिति में उसके बाद 80 मेंबर जुड़े, कभी कभी ये सवाल खड़ा होता है कि अगर एक ही गिरिराज सेवा समिति होती तो क्या वो 80 मेंबर इसके साथ जुड़ पाते? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ईश्वर की सदस्य नाम के टाइटल के बिना आप गिरिराज जी की सेवा ना कर पाए। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूं। मैं चाहूंगा कि यहाँ से इधर से माइक दिया जाए, माइक इधर पहुंचा दे। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूं। और शायद ये जनता जो ये मुरारी जी शो देख रही है, मैं इस बात को लेकर के अभी भी हजम नहीं, हालांकि आपकी अपनी सोच, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन ये कैसा घोर आश्चर्य है कि मैं बिना सदस्य का टैग लगाए अपने ऊपर मैं गिरिराज जी की सेवा न कर पाऊं। इधर ये आप कुछ कहना चाहते हैं जी? एक जनता से सवाल आ रहा है, प्लीज आप अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल पूछें। मैं मुकेश अग्रवाल लाया से जी। व्यापारी नेता हमारे मथुरा के बैठे हैं जी। तो बहुत ही विवश अभी हत्याकांड हुआ जी। आप कह रहे हैं हमने डीजीपी से मुलाकात की, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और हमने समा देना चाहते हैं कानून व्यवस्था के लिए जी। आप कहीं भी देखिए दंगे होते हैं। अभी मंदसौर में किसान आंदोलन हुआ, उसमें किसानों की दुखद मृत्यु हुई, तो वहां सरकार ने तत्काल मुआवजा दिया। तो मथुरा में आज तक 1 लाख का मुआवजा नहीं व्यापारियों के लिए।
इसमें आपकी क्या वार्ता हो रही है? क्या इसमें भी आप गवर्नमेंट को समय देना चाहते हैं? बात आ गई थी वहीं समय देने से। मैंने कहा था कि समय हमेशा समयानुकूल दिए जाते हैं। इनका भी सवाल लगभग वही आ रहा है। मुकेश जी यही कह रहे हैं, अपनी सुविधा से आप लोग समय देते हैं साहब। मेरी बात सुनिए, मैं मुकेश जी की बात का उत्तर दूंगा। व्यापारी कभी भी इस बात के लिए आकर्षित नहीं रहता है, बड़ी से बड़ी घटना, छोटी से छोटी घटना के बाद कि उसको मुआवजा दिया जाए। व्यापारी की सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है, शहर की सुरक्षा, व्यापारी समाज की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा। मुआवजा उसके लिए सेकंड पहलू है। सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा है। हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। मैं माफी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा मैं बार बार इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन आपके जवाब ऐसे इंटरप्ट करना पड़ रहा है। मैं गोविंद से चाहूंगा, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं गोविंद भारद्वाज। गोविंद और वेद, ये दोनों लगातार हमारे इस अभी हाल में जो एक दर्दनाक और बिल्कुल दिल दहलाने वाला हादसा, जिसमें विकास हमारा साथी इस दुनिया में अब नहीं रहा, मेघ इस दुनिया में नहीं रहा, उनके परिवारों के बीच में ये गए थे। और जब कभी भी वहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि पहुँचता था, सरकार का नुमाइंदा, तो वहाँ मुआवजों की भी बात आई थी। ये गोविंद और वेद लगातार पहुँचे, और यहाँ पे आगे पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, ऑडियंस ने अपना हाथ भी उठा दिया है। और अभी मनीष जी उधर से कुछ कहना चाहते हैं। जी, आप कुछ बताना चाहते हैं इस मुद्दे पर? और अभी आपने कहा कि व्यापारी मुआवजे को सेकेंडरी, मैंने ये चीज बार बार आपकी तरफ इस बात पे आके आकर्षित हो रहा हूं। मुकेश भाई कहते हैं कि समय कब देते हैं, तो हर चीज आपकी सुविधा से क्यों चलती है साहब? मनीष भाई कंटिन्यू करें प्लीज। मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी है। मुरारी जी और रविकांत जी, आप दोनों से सवाल है मेरा। अभी बात चल रही है इसी हत्याकांड की जो छत्ता बाजार में हुआ था। जी, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। कोयला वाली गली के बाहर में खड़ा हुआ था। मुझसे चंद सेकंड पहले ही वो बदमाश अंदर घुसे, और जिस समय गोलियां चल रही थीं उस समय वहां और भी व्यापारी मौजूद थे। जी, सराफा व्यापारी, जी, जिनको अक्सर करके विवाह शादियों में सामान्य तौर पर पिस्टल लगा के घूमते देखता हूं। जी, लेकिन जिस समय गोलियां चल रही थी, मैंने उनसे कहा, नाम नहीं लूंगा मैं, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। जी, जी, मैंने उससे कहा कि अगर आप एक आध हवाई फायर अंदर घुस के कर देंगे तो पैर उखड़ शायद जाएंगे। इनकी बदमाशों के पैर उखड़ जाएंगे और ये भाग जाएंगे। जी। शायद वो जनहानि नहीं होती। जी। लेकिन सब केवल मूक दर्शक झांक झांक के ऐसे देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई अपनी पिस्टल निकाल के एक हवाई फायर तो कर सके। जी, सवाल क्या है? सवाल ये है, तो क्या आप जिस बात कर रहे हैं, जिस व्यापार मंडल की आप बात कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं व्यापारी ही व्यापारी के साथ नहीं है ऐसे मौके पर भी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। धन्यवाद मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों के साथ इसका जवाब चाहता हूं। जल्दी से पहले रविकांत जी से जवाब चाहता हूं, फिर मुरारी जी। व्यापारी के साथ नहीं है, कभी इस सब चीजों को लेकर के कोई काउंसलिंग नहीं हुई। देखिए, घटना के बाद जाकर के चीजों को आप लोग अपनी तरफ से उसको नियंत्रित करते हैं, आंदोलित करते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब कई बार ऐसा लगता है कि व्यापारी के साथ नहीं, क्योंकि कई बार दो फड़ हो जाते हैं, दो अलग अलग धारणाओं में बटे हुए हैं आप लोग। व्यापारी के साथ है। व्यापारी अपने आप को कमज़ोर समाज मानता है, अपने अंदर कमजोरी पाले हुए है, परंतु उसको इतना सशक्त किया गया, उतना मजबूत किया गया कि वो आंदोलन करने को, आगे आने को, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। साहब माफी चाहता हूं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आमतौर पर पिस्टल दिखाने के लिए पिस्टल हैं, लेकिन वहां पर व्यापारी कमजोर है। सवाल इस बात का है। सवाल अनूप जी ने कहा है, वो सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, और आपकी बात का भी जवाब आ जाएगा उसमें। व्यापारी को इतना सशक्त किया गया विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से, परंतु कुछ लोगों ने केवल अपने आप को अगुवा बनाने के लिए, अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए व्यापार मंडल के संगठनों को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारी भी कमजोर हो गया। रही बात मुआवजे की, ये दुर्भाग्य है शासन व्यवस्था का कि सभी को मुआवजा मिलता है, हर पीड़ित को मुआवजा मिलता है, परंतु व्यापारी को मुआवजा नहीं मिलता, उद्यमी को मुआवजा नहीं मिलता। जबकि उसकी पूरी फैक्ट्री में आग लग जाए परंतु उसको भी मुआवजा नहीं मिलता। लोगों के वजह क्या है रविकांत जी? मैं इस बात को हमने उठाया है और हम चाहते हैं इस सरकार में भी करें। नहीं, कभी वजह तलाशने की कोशिश भी तो की होगी, क्या वजह है, क्यों नहीं मिलता? मैंने एक धारणा बन गई है कि आप भामाशाह हैं, आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा ना कि शासन की व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि शासन की व्यवस्था में वो नहीं, आप इसको पिन पॉइंट आंसर दीजिए ना, क्यों नहीं देते आपको? आप मतलब जिस वैश्य वर्ग की हम व्यापारी की बात कर रहे हैं, आखिर उसको मुआवजा क्यों नहीं, वजह क्या नहीं? प्रावधान नहीं है। उस प्रावधान को डलवाने के लिए हमने
कोशिश की है और अब सरकारें हैं इसमें पुनः कोशिश करेंगे। मुआवजा हर पीड़ित को मिलना चाहिए, जब हर वर्ग को मिलता है तो व्यापारी वर्ग को भी मुरारी मिलना जी, चाहिए। सवाल आपकी तरफ भी आ रहा है, मनीष जी का सवाल आपकी तरफ भी है, और मैं इस बीच में जो आपने अभी थोड़ा सा व्यंग्यात्मक अपना चेहरा बनाया था उसकी भी वजह पूछना चाहता हूं। आपने वो क्यों बनाया, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं मनीष जी के सवाल का जवाब दूंगा। मैंने व्यापारी समाज की ये स्थिति देखी है कि ये लाल किसी मजिस्ट्रेट के साथ लाल टोपी लगा के अगर चपरासी किसी बाजार में दिख जाता था तो दुकानों की शटर गिर जाया करती थी। हमारा उद्देश्य है व्यापारी समाज को मजबूत बनाना। अभी जैसे मनीष जी ने कहा रिवाल्वर लगी हुई थी लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जब ऐसे मौके आते हैं तो व्यापारी समाज को साहस के साथ, अगर उस समय एक फायर हो गया होता तो इस जनहानि को रोका जा सकता था। मैं इस बात से सहमत हूँ कि व्यापारी समाज को जो इतना रेवेन्यू देता है उसको अपने अंदर ये साहस भी जन्म लेना चाहिए कि अगर कोई ऐसा मौका आए तो उसका ट्रिगर उस रिवाल्वर पर लग जाए। 2 बिंदु यहाँ पर जल्दी से सवाल, आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ, जवाब नहीं प्रतिक्रिया बस। अभी रविकांत जी अपने जवाब में कह रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे आ गए जिन लोगों ने अपने चेहरा चमकाने की कोशिश की, इसलिए कहीं जा करके व्यापारियों की जो सामूहिक शक्ति है उसका क्षरण हुआ। क्या कहते हैं इस पर, प्रतिक्रिया मात्र। देखिए ऐसा है, व्यापार मंडल का उद्देश्य सबका एक ही है, व्यापारी समाज की सुरक्षा, व्यापारी समाज का भला, व्यापारी समाज का उत्पीड़न। तो एक होकर के क्यों नहीं कर लेते, एक ही मंच पे बैठ जाया करिए जैसे आज बैठे हैं। नहीं, हमने कई बार ये कोशिश की है। कब की कई है बार आपने? मंच पर बैठे हैं। चलिए मुझे बताइए, बगल में बैठे हैं, बताइए कब किया आपने? बताइए। अभी जो धरना आंदोलन जो हुआ आप था, गए थे रविकांत जी के पास या ये आपको मिले थे कहीं पे, रामा श्यामा हुई थी, बताइए ना। आपने कोशिश की है, कोशिश कैसे, जबानी जमा है न तो रविकांत जी व्यापार मंडल है ना मुरारी अग्रवाल व्यापार मंडल है जी। आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेरे में गलतफहमी नहीं है। आप लोग अपने अपने व्यापार मंडलों के तौर पर जब जाके आंदोलित होते हैं तो हमने वो चेहरे आपके देखे हैं, और आप लोगों के, हम लोगों ने ही माइक लगा लगा करके स्पीचेस और आपकी बाइट्स ली हैं जिनको बहुत व्यापक पैमाने पर हमने दूर तक पहुंचाया। तभी ये राया का निवासी मनोज जाकर के कहता है कि मैं अपने व्यापारी नेता से सवाल पूछना चाहता हूं और आप जवाब देते हैं। आप व्यापारी नेता ही हैं महाराज, आप अपने आप को इससे अलग कैसे कर लेंगे? सुविधानुसार जवाब नहीं देंगे। अभी जो बात उठी थी मुआवजे की, मैं उस बारे में, अभी जब आपने कहा कि मैंने व्यंग्यात्मक हंसी का चेहरा बनाया था, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं जी। ये सन 2006 की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। हम लोग भारी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि इकट्ठा होकर उनके पास गए थे और हमने उनसे यही कहा था, उनको प्रतिवेदन भी दिया था, ये कहा था कि जब हर वर्ग को मुआवजा दिया जाता है तो व्यापारी समाज को मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि व्यापारी समाज तो इस देश की तरक्की में इतना बड़ा अरबों लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी देता है जी। लेकिन मैं आपको ये विडंबना बताना चाहूंगा कि कोई भी सरकार आती हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आई हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई हो, बीच में कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, व्यापारी समाज को लेकर रवैया जो रहता है वो रहता है व्यापारी ना हुआ कोई धन कुबेर हुआ, व्यापारी ना हुआ कोई आमों से लटकता हुआ ऐसा पेड़ हुआ कि कितने भी आम 2006 से 2017 आ गया मुरारी जी, तोड़ लेंगे। 2006 से 2017 आ गया। आमतौर पर हर मुद्दे को लंबे समय तक जीवित रखना आप लोगों का एक कल्चर सा नजर आने लग गया है। एक सवाल छोटा सा मेरे पास बचेगा, दीपक भाई वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। रविकांत जी आपसे बस एक सवाल है, आप उस समय कह रहे थे, दीपक भाई उस समय बड़े मूड में आकर के आपसे सवाल लगातार काउंटर पे काउंटर किए चले जा रहे थे, आपको स्टार प्रचारक बनाया गया और दीपक भाई का ये अनुमान था कि आपको आप संतुष्ट हो जाएं इसलिए वो एक नाम दे दिया गया। और मैं आपकी बहुत कद्र करता हूं और आयु और अवस्था भी ऐसी है जहां पर शब्दों का मुझे बहुत सोच समझ के चयन करना है, लेकिन आमतौर पर कहते हैं कि जैसे लॉलीपॉप दे देना कि भाई इनको राष्ट्रीय स्टार प्रचारक का नाम दे दो और दूर रखो। तो ये था क्या वास्तव में अंदर ऐसा चल रहा था? पता नहीं आप इस पर कितना बेबाक जवाब दे पाएंगे। मैं समझता हूं कि मैंने तो जब से होश संभाला है, संगठन ने जो जिम्मेदारी दी उन जिम्मेदारियों को पूरा किया है और वो भी एक जिम्मेदारी के रूप में था जिसके कारण मैं 27 विधानसभा क्षेत्रों में जा सका। तो मैं समझता हूं कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, जो पार्टी की ओर से निर्देश मिला उन निर्देशों का पालन किया। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को अपराध। मैं सोचता हूँ शायद ये कहावत यहाँ पर बहुत सही चरितार्थ हो रही है। बगल में बैठ करके मुरारी जी जब मन करता है तब व्यंग्यात्मक मुस्कान पास कर देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस तरीके से भी देखा रविकांत जी कि अस्तित्व का एक संकट लोग कहते हैं, राजनीति के जानकार कहते हैं, आपकी पार्टी के जानकार कहते हैं, लगता है कि अस्तित्व के एक संकट से लड़ रहे हैं, लगातार मौका मिलते मिलते रह जाता है। मैंने बहुत कुछ दिया है, पाने की चेष्टा नहीं की और ना कोई पाने की मेरी आकांक्षा है। मैं बहुत कुछ देने में समर्थ हूँ, मथुरा की जनता के लिए भी हर समय उनके एक सेवक के रूप में,
और पार्टी के लिए भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है। मेरी भावनाओं को कुरेदने की चेष्टा न करें। नहीं, मेरा तो काम यही है साहब। मैं अच्छा, फिर मैं इस पेशे में आने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं आपकी भावनाएं नहीं कुरेदूं तो किसकी जाके कुरेदूं? मंच सजा है जी। कोई सवाल आ रहा है शायद संभवतः। एक सवाल, मैं रविका जी सवाल, एक सेकंड जी प्लीज प्लीज। मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है जी, 13 आदमियों की संसदीय बोर्ड है और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ जी। जब प्रदेश का चुनाव होता है, प्रदेशों का चुनाव होता है, मुझे उसमें स्टार प्रचारक बना के रखा जाता है, तो मुझे और किस सम्मान की जरूरत है मैं नहीं समझता। सर इसीलिए तो कहा जाता राजनीति है। से तो आपको हटा दिया गया लगता है। नहीं। चलिए, अभी एक सवाल आ रहा है, मुरारी जी, मैं कंटिन्यू आप कर लीजिएगा। मुझसे बड़ा पदाधिकारी तो कोई मथुरा में है नहीं जो मुझसे मुझे रविका जी बस एक सवाल आ रहा है, कंटिन्यू कर लीजिएगा। पवन चतुर्वेदी साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं। व्यापार मंडल के सूर्य चंद्रमा दोनों मंच पर विराजमान है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के सरकार को, प्रशासन को, किसी को भी घेरने लगते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा झकझोर देने के लिए इस घटना की, जिसकी के करीब आधे घंटे से चर्चा हो रही है, इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न है जी। संतोष वर्मा नाम का एक व्यापारी जी। उस घटना स्थल के बिल्कुल नज़दीक में रहने वाला, जिसने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सामान अपने घर में रखवा लिया, जिसके बेटे हॉस्पिटल की पहली बाइट जो रिलीज हुई थी वहां तक जाकर के चेहरे चमका रहे थे और प्रशासन को गालियां दे रहे थे हॉस्पिटल में जी। उनका आचरण जब सबके सामने आ गया तो इन्होंने खराब इरादे से अपने घर में 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान रखवा लिया, फिर बाद में किसी को बताया नहीं। अगले दिन पुलिस प्रशासन को काफ़ी गुमराह करने के बाद जब रिकॉर्डिंग देख ली गई कि हाँ ये दो लोग वो मेरठ वाले इन थैले को लेकर के इसके घर रखे आए हैं, जब उसके चेहरे साफ हो गए, उदाहरण हो गए, क्या इस चर्चा को हम व्यापार मंडल लेवल पे अपनी अंतरात्मा को खुद को झकझोरने के लिए और ऐसे लोगों को जिनके चरित्र खराब हैं इनको पर्दाफाश करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इस मंच का? व्यापारी ही व्यापारी के बीच में बैठ करके किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है, क्या ऐसा कुछ समझ में आता है? पवन जी ने बड़ा सारगर्भित सवाल ये उठाया है। मैं इसका यही कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं हर तरह के लोग होते हैं और निश्चित रूप से उसमें सुधार की गुंजाइश भी रहती है। हमको इस दिशा की तरफ भी व्यापारी प्रतिनिधि होने के नाते सोचना चाहिए। और अभी जो आपने एक सवाल रविकांत जी से किया था जी, और आपने कहा था कि कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अस्तित्व की बात है, तो कई बार पार्टी ये तय करती है कि भाई हो सकता है इनकी वजह से यहाँ पे कुछ हो, इसलिए भी बाहर भेज दिया जाता है। मुझे 2007 का वो चुनाव ध्यान है और आपके मंच के माध्यम से मुरारी लाल जी, मैं बीच में व्यवधान उत्पन्न करूँगा। बहुत बड़ा प्रश्न था जो आप चर्चा कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, बहुत छोटी बात है। मेरा प्रश्न ज़्यादा बड़ा था और उस पर मुझे संतुष्टि नहीं हुई है आपके इस उत्तर से। अच्छा, मैं आपको ये बताऊंगा, आपने हमें यहाँ से ये घोषणा चाहिए कि उस व्यापारी के खिलाफ आप निंदा प्रस्ताव लाएंगे, भर्त्सना प्रस्ताव लाएंगे, प्रशासन को उसके बारे में, उसके आचरण के बारे में कुछ सपोर्ट करेंगे। जब वो आइडेंटिफाइड हो चुका है तो ये उसे वास्तव में एक्सपोज क्यों नहीं करते? यही मेरा कहने का मतलब है। दरअसल जब पवन जी जो आपने मुद्दा उठाया है, मैंने प्रारंभ में का बड़ा सारगर्भित मुद्दा है और आप ये निश्चिंत रहिए कि व्यापार मंडल के बैनर तले इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से, निंदा प्रस्ताव ही नहीं, बहुत गंभीरता से इस पर विचार करके और इस कड़ा निर्णय भी लिया जाएगा। तो हम इसको कड़े निर्णय को लेंगे। बहुत सी चीज़ें कई बार होती हैं जानकारी में नहीं आ पाती हैं, उनकी गंभीरता जानकारी में नहीं आ पाती है, लेकिन आप ये आश्वस्त रहिए कि इस प्रश्न के ध्यानाकर्षण के बाद निश्चित रूप से इसमें मेरा निवेदन ये है कि मैं तो बहुत दूर का आदमी हूँ और सामान्यतः व्यापार मंडल की राजनीति से या किसी राजनीति से दूर रहता हूँ। अब तो घटना की बारीकी से सब जुड़े हुए थे, आपसे कोई चीज़ संज्ञान में न हो ये उम्मीद नहीं की जाती। आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के डीजीपी और एडीजी तक दौड़े हैं, क्या ये बात आपके संज्ञान में इस मंच पे आने से पहले नहीं आई थी? हकीकत इस मंच से पे आने से पहले ये बात संज्ञान में थी, पुलिस अधिकारियों से भी इस संबंध में बात हुई थी।
इस पहलू से इस पे विचार नहीं किया गया था कि इसमें हमको क्या कार्रवाई कड़ी करनी चाहिए। अब इस पहलू से हम इस पे विचार करेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि इस तरह की घटना भविष्य में न दोहराई जाए। घटना न दोहराई जाए अलग बात हो गई है, घटना के बाद इस प्रकार के चरित्र सामने ना आए। इस घटना के ईश्वर करे कि चरित्र कभी सामने इस जैसी घटना न दोहराई जाए, क्योंकि जो उसका वीडियो क्लिप सामने आया उसके देखने के बाद हर व्यक्ति बेचैन हो गया था। जी जल्दी अब मैं उसके बाद आता हूँ, हमें कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच। अब मैं आता हूँ 2007 की बात पर। जी 2007 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मथुरा वृंदावन जैसे महत्वपूर्ण स्थान से चुनाव लड़ा था। देखिए, वैचारिक मतभेद एक अलग चीज़ होती है, मतभेद होना अलग चीज़ होती है, मनभेद होना अलग चीज़ होती है। आज मेरे मंच पे मेरे साथ ये रविकांत जी बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं जिनका उत्तर समय देता है। गलती मैं भी कर सकता हूँ, गलती दूसरा भी कर सकता है, लेकिन वो 2007 का मुझे वो वाक़या ध्यान है। जो चीज़ें एक पार्टी के नाते पॉजिटिव होनी चाहिए तो वो नहीं हुई। थोड़ा खुल के बताएं आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2007 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी रविकांत जी ने पूरी ताकत इस बात पे लगा दी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हारे कैसे। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन उस सब के बावजूद देखिए वो पार्टी में और आप पार्टी में नहीं हैं। देखिए, ऐसा है, रविकांत जी ने भी भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करके चुनाव लड़ा था, ये आपको ध्यान रखना उसके बावजूद पार्टी में है। उसके बावजूद ये पार्टी में है। देखिए, मैं विरोध में चुनाव लड़े कार चुनाव चिन्ह से, आपका 2007 में विरोध किया। आपका कहना है स्टार प्रचारक इसलिए बनाए जाते हैं कि फिर कोई नया कोई कारनामा, उस सब के बावजूद है तो वो पार्टी में और आप पार्टी में। कई बार प्रकृति भी तो न्याय करती है। 2007 में टिकट नहीं मिला, 2012 में टिकट नहीं मिला, 2017 में टिकट नहीं मिला। कई बार प्रकृति भी तो न्याय करती है। चलिए, ईश्वर पे भी तो भरोसा करेंगे। जी अनुप जी, बस जी जो मेरा प्रश्न था उस पर रविकांत जी का कमेंट मैं दीपक जी से चाहूंगा, माइक दे दे, मुरारी जी माइक दे दे। रविकांत जी का कमेंट जो पवन जी ने विषय उठाया था, रविकांत जी, कि एक व्यापारी के यहाँ पर ही थैला मिला। मैं मथुरा हूँ, हम सामाजिक विषयों पर विचार करने के लिए, मथुरा के हितों पर विचार करने के लिए शायद यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम व्यक्तिगत बातों में उलझते हैं तो मैं समझता हूँ जितना बड़ा ये प्लेटफार्म है और जिस बड़े उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होगी और कहीं ना कहीं उसको क्षति भी होगी। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत है और उसी पर हम प्रयास कर रहे हैं। इस समय जो सवाल है वो सवाल उसी तरफ जा रहा है कि एक व्यापारी का थैला, 2 व्यापारियों की मौत हो जाती है गोली लगने से, वहां से व्यापारी का थैला उठता है और वो जाकर के एक व्यापारी रख लेता है कि कल आकर के इसे ले जाना, और उसको छुपाए रखता है। जो बात पवन जी ने कही, वो जब बातें आती हैं तो अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से बातें आती हैं। बातें आई कि मेरठ वाले, जब सब लोग घायल हो गए, मेरठ वाले ने समेट के सारा सामान उसके पास रख दिया। उसके बाद में जब सामान लिया गया तो वो सामान सुरक्षित मिल गया और यथास्थान जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच गया। तो उसके बाद किसी पर क्लेम कोई बनता नहीं है कायदे से, तो परंतु फिर भी अगर वो दोषी है। एक मिनट क्या उसके कैरेक्टर पे भी क्लेम नहीं बनता? मेरी बात तो पूरी हो जानी चाहिए। परंतु फिर भी अगर वो कोई दोषी बनता है, तो मैंने कहा ना कि जब बातें आती है तो अलग अलग एंगलों से बात आती है और कोई बात सकारात्मक होती है, कोई बात नकारात्मक होती है। सच्चाई किसमें होती है वो समय आने पर ही पता लगता है। अब आज जो बात पवन जी ने कही है वो मेरे सामने, मैं 2 बिंदु इससे जुड़े हुए और बता दूं कि उन मेरठ वालों के परिवारीजन गाड़ी लेके उस थैले को लेने आ गए। दूसरी, उन्होंने ये कहा कि हम पे जो कुछ भी माल था वो अग्रवाल धर्मशाला के कमरा नंबर 27 था संभवतः, उसमें ही रखा हुआ है और हम पे कोई सामान नहीं है। उन्होंने पुलिस को बार-बार इंटेरोगेशन करने पे, इन्वेस्टिगेशन करने पे भी ये प्रकाश नहीं डाला था कि एक थैला हमने वहां से सुरक्षित उठवा के सिर्फ सीसीटीवी में नजर आए चेहरे और इंटेरोगेशन में मौजूद व्यक्ति का आधार पर ही हुआ। मेरा एक ही निवेदन है, वो जो कार्रवाई हुई वो तो सीसीटीवी कैमरे में जो भी फुटेज निकली उसके आधार पर कार्रवाई हुई थी। तो मैं उसी के आधार पर ही उनका जो थैला था वो उनका माना गया। जो थैला हम आज 1 महीने बाद बैठ करके इस खराब बात पे अपना समय खराब कर रहे हैं कि उसका ये कहना था हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, मेंसरिया होता है, उसकी इंटेंशन होती है। उसमें इंटेंशन उसकी सिद्ध हो गई थी। क्या है?
तो अब उसके वर्जन को लेकर के हमें डिफेंड करने का तो कोई वो तो- औचित्य नहीं है। वो उसका जवाब- मेरठ वालों का वर्जन 2 कौड़ी का है। आज हम बात कर रहे कुल मिलाकर हैं के कि मुद्दा सिर्फ ये है बराबर कि वाले क्या पड़ोसी उसमें- का वर्जन क्या था। उसका जवाब तो मुरारी लाल जी ने दे दिया कि उसके संबंध में सभी से बात करके उसके विरुद्ध एक बार ताली बजा जो दीजिए कि कुछ आप मुरारी कार्रवाई हो लाल जी के सकेगी। जवाब को रविकांत जी मान्यता दे रहे हैं, ये बात भी ताली के काबिल है सर, एक कि प्रश्न। उसमें उनके मुरारी लाल जी के जवाब में उनका जवाब शामिल है। ये मैं पहली बार, ये दुर्लभ क्षण है पहली बार। अब चलिए, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी। आप दोनों के बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं। जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जो मेहनत और पुरुषार्थ किया है, हम चाहते हैं कि उसे और सक्रियता आप दें, उसे और सकारात्मक दृष्टिकोण से वास्तव में रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से आप आगे बढ़े। मेरा एक सवाल था, लेकिन अब सवाल नहीं कर रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं कि बहुत सारे आई कार्ड आपने बनवाए थे मुरारी लाल जी, और इस पूरे शहर में बांट दिए थे। वो भी चुनावी सीजन की बयार थी, लेकिन अब उन आई कार्ड धारकों का कुछ पता नहीं चलता। आपको दोबारा से अपनी भूमिका तलाशनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो ये थी हमारी इस समय इस मंच पर इन दोनों अतिथियों के साथ चर्चा। मैं मथुरा हूं, नियो न्यूज के 14 वर्ष पूर्ण होने पर एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं, जिसमें अभी हमने आमंत्रित किया था पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री रविकांत गर्ग व व्यापारी नेता और इससे पूर्व मथुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े मुरारी लाल अग्रवाल को। इन दोनों के साथ हुई हमारी चर्चा अभी आपने देखी। सवाल हमारे थे, जवाब इनके थे, उसमें क्या कुछ रहा उसका आकलन आप आसानी से कर सकते हैं। हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शोज की सीरीज लगातार जारी है। अगला टॉक शो फिर से आपके सामने होगा, उसमें होंगे कुछ नए मेहमान, कुछ नए सवाल और कुछ नए जवाब। आप देखते रहिए नियो न्यूज। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।